आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज एक बहुत अहम अनाउंसमेंट है, वो कॉकरोच जनता पार्टी करने वाली है और इसकी सुगबुगाहट तेज़ हो गई है क्योंकि जंतर मंतर पर जो आंदोलन ख़त्म हुआ, उस आंदोलन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष और सौरभ दास मौजूद थे। जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। वादा किया गया कि इस्तीफ़ा हो गया है और छात्रों पर जो एफआईआर्स हैं वो वापस लिए जाएंगे और जो नीट में बच्चे और उस दौरान मानसिक प्रताड़ना झेलते हुए जिन बच्चों की मौत हुई उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। ये दोनों ही मांगे पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी आज अपनी एक मीटिंग करने वाली है। ये मीटिंग दिल्ली में होने वाली है और इस मीटिंग में ये भी सुगबुगाहट है कि कुछ बड़ा अनाउंस हो सकता है। और जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस के लिए आरक्षण के मुखालिफ यानी आरक्षण की खिलाफत कर रहे लोग सरदर्द बने हुए हैं, कनॉट प्लेस से लेकर के संसद मार्ग तक प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ डिटेंशंस भी हुए हैं और उससे पहले राहुल गांधी शुक्रवार को जाकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में डीसीपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। तो दिल्ली पुलिस ऑलरेडी काफ़ी कुछ डील कर रही है। उनका एक मैकेनिज़्म है, शायद काम नहीं कर रहा है। लाठी डंडे चला कर के बात बन नहीं रही है। लाठी डंडे चलाने से बात और उल्टा पड़ गई। 20 जुलाई 2026 को जो हुआ, आज जो भी हो रहा है प्रदर्शन, चाहे मुल्क भर में, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी स्कूल ठीक करो अभियान चला रही है वो, या राहुल गांधी आकर धरने पर बैठ गए कि एफआईआर करिए जिसको पैलेट गन लगी थी साहिल लोचब की, और या फिर आरक्षण के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। 20 तारीख को अगर लाठी ना चली होती, वो आंदोलन इतना बड़ा ना हुआ होता, तो लोगों को इस मुल्क में ये लग गया था कि आंदोलन करने से कुछ बदलता नहीं और आंदोलन करने नहीं दिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में ये बात तय हो गई कि भाई आंदोलन करने भी पड़ते हैं और आंदोलन जीतने भी पड़ते हैं, और आंदोलन जीतने के बाद और बाकी प्रदर्शन हो रहे हैं। सौरभ दास ने मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने कुछ अहम बातें कही हैं, क्योंकि निर्णय क्या होना है कि क्या अब जंतर मंतर पर एक और प्रदर्शन करेगी कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि एफआईआर अभी तक विड्रॉ नहीं हुई है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च का ऐलान कर देगी? क्या कॉकरोच जनता पार्टी देश भर में कोई मुहिम चलाएगी, कोई पिटिशन साइन होंगे, क्या होंगे? ये 3 सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हमारा ये पूरा वीडियो घूमेगा, क्योंकि जो आंदोलन हुआ उसके बाद से तमाम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगला आंदोलन कब होगा, जंतर मंतर 2.0 कब होगा, हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं, हमें आना है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोग अपने अपने मुद्दे लेकर के बात करना चाहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के को कन्वीनर और प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी। सीजेपी के मुताबिक कोर्ट में सरकार के वकीलों ने देश भर के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर की सूची 3 बार मांगी। यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि आप एफआईआर की कॉपीज तो दीजिए, जो दर्ज की गई हैं दिल्ली पुलिस ने, उसकी कॉपी दे दीजिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहा। पर वो कॉपीज़ एफआईआर की कॉकरोच जनता पार्टी के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी जाए। इनफैक्ट कोर्ट ने संकेत भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत पावर होती है कि वो किसी भी एफआईआर को क्वॉश कर सकता है। तो अगर कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है, सीजेपी का कहना है कि अगर एफआईआर की कॉपीज़ कोर्ट में दिल्ली पुलिस या सरकार के वकील देते तो सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष पावर का इस्तेमाल करके उन एफआईआर्स को क्वॉश कर देता, रद्द कर देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि इससे युवाओं के से किए गए वादे को पूरा करने का रास्ता साफ हो सकता था, जिसमें एफआईआर ना लगाने और पुरानी एफआईआर वापस लेने की बात कही गई थी। लेकिन सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं आई। सीजेपी ने कहा कि अगर सरकार जल्द अपना रुख स्पष्ट नहीं करती तो आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। इसी मुद्दे पर 25 तारीख को नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। दिल्ली में मौजूद सदस्य 2 बजे तक बैठक करेंगे, जबकि दूसरे राज्यों के सदस्य ऑनलाइन जुड़ेंगे। बैठक के बाद
जानकारी दी जाएगी कि भाई क्या हो रहा है, क्या होगा, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। और ये भी कहा है कि युवाओं के साथ किए गए वादे से पीछे हटने नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कॉकरोच जनता पार्टी ने इस पूरे बात में कही है कि किस तरीके से आगे बढ़ करके प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, अगस्त 18 को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट हियरिंग थी। वो हियरिंग के बाद मैंने और रत्ना सिंह जो हमारे लीगल अफेयर्स लीड है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उसमें हमने यही बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उस हियरिंग के दौरान 3 बार सरकार से, जो सरकार के वकील थे, उनसे बोला कि आप हमें एक लिस्ट दे दीजिए सारे एफआईआर्स का जो पूरे देश भर में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल हुए हैं। हम एक झटके में अपना 142 आर्टिकल 142 पावर यूज करके उसको एक झटके में खत्म कर देंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। अगर ये होता है तो फिर ये जो जुलाई 25 को कमिटमेंट किया था पूरे देश भर के सामने युवाओं से कि उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर्स नहीं होंगे, जो एफआईआर्स होंगे वो वापस दिए जाएंगे, वो कमिटमेंट को फुलफिल करना सबसे आसान रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वो एक झटके में कर देगा। लेकिन उस दिन हियरिंग के दौरान सरकार की तरफ से कुछ कमिटमेंट नहीं आया, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट 3 बार बोला उन्होंने कि आप हमें लिस्ट दीजिए, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं आया। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने बोला था कि अगर सरकार अपना मंशा क्लियर नहीं करती अगले कुछ दिनों में, तो हम लोग हमारा जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसको कन्वीन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि हम लोग कैसे इस चीज को एस्केलेट करें एंड जो विश्वासघात सरकार प्लान कर रही है देश के युवाओं के साथ कमिटमेंट्स को फुलफिल ना करके, वो कैसे ना होने दे। कमिटमेंट्स को फुलफिल होना पड़ेगा। तो इसलिए कल हम लोग नेशनल वर्किंग कमेटी को कन्वीन कर रहे हैं। जो दिल्ली में फिजिकली प्रेजेंट है वो एक साथ मिलेंगे, 2 बजे का टाइम है एंड जो दूसरे देश भर में दूसरे स्टेट्स में वो वर्चुअली ज्वाइन करेंगे और उस मीटिंग के बाद हम लोग मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे कि क्या हुआ। इसमें हम लोग जो एस्केलेटरी ऑप्शंस होंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे क्या होने चाहिए, लेकिन हम युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं होने देंगे। अभी फिलहाल बात जो है बढ़ती जा रही है क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से जाकर के बैठ गए 8.5 घंटे में और एफआईआर दर्ज करानी पड़ी और दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। सोचिए कि एक प्रदर्शनकारी छात्र जो निहत्था आया आंदोलन में 20 जुलाई को, उसके हाथ में कोई लाठी डंडा, कोई पत्थर नहीं है, पैलेट गन चलाई जाती है और लगभग 10 लोगों को पैलेट गन इंजरीज हैं, 10 लोगों को, जिसमें से कुछ बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। साहिल लोचब के शरीर में बहुत सारे पैलेट्स अभी भी हैं और न्याय मांगने गए, कंप्लेन दी एफआईआर कराने के लिए, उनकी कंप्लेन पर एफआईआर नहीं हुई। फिर राहुल गांधी को जाकर के बैठना पड़ा 8.5 घंटे, तब जाकर के एफआईआर हुई। सोचिए कि किसी के साथ अन्याय होता है, बल का प्रयोग किया जाता है और प्रदर्शन में उसको गंभीर चोटें आती हैं, उसकी एक आंख लगभग जा चुकी है, उसको एफआईआर दर्ज कराने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को लाना पड़ता है और लीडर ऑफ अपोजिशन को एफआईआर दर्ज कराने के लिए 8.5 घंटे धरने पर बैठना पड़ता है। ये जो हमारे मुल्क में संवैधानिक दर्जा सबको बराबरी का है, अगर कोई आम आदमी भी कानून के हिसाब से काम नहीं करता तो उसके लिए भी वही धाराएं हैं जो कि उस शख्स के लिए हैं जो वर्दी पहने हुए है। वर्दी वाला भी संविधान की नज़र में बराबर है और सबके लिए या सबके किए गए अपराध के लिए बराबर की सज़ा है। लेकिन उस संविधान के पालन कराने वालों की मंशा या उनकी दृष्टि दोनों लोगों के लिए अलग अलग है। मेरठ का मामला हमने आपको बताया था, हम रिपोर्ट करके आए थे और उस रिपोर्ट में आपने देखा था कि किस तरीके से मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने कितनी बेरहमी से एक किसान नेता को पीटा, उसकी मुंह पे जूते मारे, अपने जूते की नोक से उसकी आंख पर मारा, उसकी आंख फट गई, लेकिन उस अधिकारी पर कोई एफआईआर नहीं हुई, जबकि सारे सबूत मौजूद हैं। मेडिकल तक नहीं करवाया गया, अभी तक उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज की गई। क्या अब उत्तर प्रदेश में आकर के मेरठ के थाने के बाहर अखिलेश यादव को धरने पर बैठना पड़ेगा तब जाकर के एफआईआर होगी? सोचिए कि जब इन लोगों के पीछे इतने बड़े नेता हैं
तब इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो सोचिए कि हर रोज़ एक आम आदमी जब पुलिस की चक्कर काटता है तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है। उसको अपनी सुनवाई कराने के लिए येन केन प्रकारेण कभी कभी तो पैसे भी देने पड़ते हैं, और आए दिन पैसे लेते हुए ये अधिकारी पकड़े भी जाते हैं और ज़्यादातर नहीं पकड़े जाते हैं। अब किस तरीके से बात मारपीट और हिंसा पर भी आ गई है। सीजेपी का कैंपेन चल रहा है, स्कूल ठीक करो। जोधपुर में आशुतोष रांका गए थे, उनका एक कार्यक्रम था, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें वहाँ पर कुछ एबीवीपी के छात्र पहुँच गए, पुलिस अधिकारी मौजूद थे, लेकिन पुलिस अधिकारी के मौजूदगी में मारपीट की गई, पिटाई की गई सीजेपी कार्यकर्ताओं की, और पुलिस वाले वहाँ पर खड़े रहे, मूक दर्शक बन करके खड़े रहे, एंड देव अलाउड एबीवीपी स्टूडेंट्स टू बीट अप कॉकरोच जनता पार्टी वर्कर्स। हाउ कैन दिस बी अलाउड? क्या एबीवीपी राजस्थान में पुलिस बन गई है? क्या राजस्थान के पुलिस अधिकारी एबीवीपी के पदाधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं? क्या वहाँ पर अब कानून का राज नहीं है कि पुलिस वालों के सामने कानून को हाथ में लिया जाता है? और इतना सब कुछ होने के बावजूद जिन्होंने मारपीट की उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो मारपीट की तस्वीरें हैं, ये सच्ची तस्वीरें। आप देखिए कैसे एक आईपीएस अधिकारी या बड़ा अधिकारी खड़ा हुआ है, तमाम पुलिस बल है, उसके सामने ये व्यक्ति जो एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, वो कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीट रहा है। ये सब सारी हकीकतें हैं जो आपके सामने हैं। सुनिए इस पूरे मामले में आशुतोष रांका का भी बयान आया है, वो क्या कह रहे हैं। हम लोग वहाँ पर वोट मांगने तो गए नहीं थे, हम तो वहाँ पर स्कूल ठीक कराने की बात करने गए थे। आपने उसके लिए जो है 1 सितंबर से शुरू करने की आपने स्वीकृति दे दी है और वो टॉपिक खत्म हो गया है। यही चीज आप पहले भी कर सकते थे, यही चीज आप हमारे परसों जाने से पहले भी कर सकते थे। वहाँ पे जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से आपने अटैक करवाया, हिंसा फैलाई, उसकी जरूरत नहीं थी। हम स्कूल ठीक करवाना चाहते हैं। आप अगर आपकी सच में नीयत है, आप हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ी सी भी संवेदना रखते हैं, तो आप स्कूल ठीक कराइए। 3000 स्कूल राजस्थान में इस समय जर्जर हालत में, उनको ठीक कराइए। हम लोग यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे, हम लोग डरेंगे भी नहीं, हम लोग रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। सीजेपी का इम्पैक्ट है कि आज वो स्कूल ठीक हो रहा है। मैं सीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से भी यही अपील करूंगा कि आप लोग डरिए मत। हमें अपने देश के सभी स्कूल ठीक कराने हैं, जाकर उनकी विजिट कीजिए, जहाँ प्रदर्शन करना पड़े वहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। हमें सारे देश के स्कूल ठीक कराने हैं। देखिए, सरकार ने, मैं अभी भजन लाल जी की एक ट्वीट पढ़ रहा था 31 मार्च 2026 की, जिसमें उन्होंने बोला था कि 12,000 करोड़ 5 साल के लिए एलोकेट होंगे, एक रोड मैप बनाया गया है। आज वो नंबर 5 साल से चेंज होकर 3 साल हो गया है, आज का जो मैंने नोटिस पढ़ा। तो ऑब्वियसली सरकार पे प्रेशर तो बन रहा है सीजेपी की बातों को सुनकर, लेकिन सरकार को अगर ये लग रहा है कि सिर्फ एक हेडलाइन बनाकर वो इससे बच जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप हमें पहली बात तो ये बताइए कि पिछले 6 महीनों में, 31 मार्च का आपका अनाउंसमेंट है, तो पिछले 6 महीनों में आपने कितने स्कूल ठीक किए? दूसरी चीज फिर आप ये बताइए कि आप अगले 1 साल में कौन कौन से स्कूल ठीक करेंगे? आप हमें नाम बताइए। आप बताइए कि जो 611 स्कूल है जो बिना किसी बिल्डिंग के चल रहे हैं, आप उनको कब ठीक करेंगे? तो आप सिर्फ नंबर्स मत दीजिए, आप सिर्फ हेडलाइंस मत दीजिए, आप हमें कॉन्क्रीट प्लान बताइए। जब तक आप एक कॉन्क्रीट प्लान नहीं बताएंगे, जब तक हमें आपका एक्शन नहीं दिखेगा, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी जोधपुर में एक हमारा पहले से एक इवेंट था, तो हम उस इवेंट के लिए निकल रहे हैं, और वहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में हम कुछ जिलों में वहाँ पर दौरा करेंगे। बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आए हैं जहाँ पर स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम उन स्कूल्स में भी विजिट करेंगे। हम पूरे राजस्थान के सभी स्कूल ठीक करा कर ही दम लेंगे। स्कूल्स की विजिट तो चालू है सर, स्कूल्स की विजिट तो पूरी तरह चालू है। हम लोग बहुत प्रतिबद्ध हैं राजस्थान के सभी स्कूलों को ठीक करने के लिए, तो स्कूल विजिट्स कहीं से भी नहीं रुकेगी।